इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई कीमती चीज़ है तो वो है एक हंसता खेलता हुआ परिवार। इस दुनिया में बहुत ही ऐसे कम किस्मत वाले लोग हैं जिन्हें एक हंसता खेलता परिवार मिलता है। लेकिन इंसान जब अपने परिवार के साथ खुशहाल तरीके से जीवन जब जीने लगता है तो फिर अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए अगर गलत रास्तों पर भी चलना पड़े बड़ी आसानी से चल पड़ता है। आज के कहानी में भी एक हंसता खेलता परिवार का मुखिया अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए एक ऐसा फैसला ले लेता है जिसकी वजह से उसके परिवार के 3 सदस्य हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है झारखंड प्रदेश की। झारखंड का एक शहर पड़ता है धनबाद और इसी धनबाद का एक थाना पड़ता है बैरवा अड्डा। बैरवा अड्डा का ही एक इलाका पड़ता है न्यू कॉलोनी और इसी न्यू कॉलोनी का रहने वाला भैरवनाथ शर्मा, जिसकी उम्र है लगभग 36 साल के आसपास। पत्नी का नाम अनुपमा, जिसकी उम्र है लगभग 32 से 33 साल के आसपास। भैरव के 2 बच्चे, जिसमें बड़ी बेटी का नाम आभा कुमारी, जिसकी उम्र है लगभग 3 साल के आसपास। छोटा बेटा अभय कुमार, जिसकी उम्र है लगभग 2 साल के आसपास। भैरव वैसे बोकारो के डुमरी गांव का रहने वाला है, जिसके पिता का नाम है अशोक शर्मा, मां का नाम है सावित्री देवी। लेकिन भैरव इस न्यू कॉलोनी में लगभग 2 सालों से एक किराए का कमरा लेकर अपने परिवार के साथ रह रहा है। दरअसल भैरव अपने ही इलाके के एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी करता है, ठीक ठाक पैसे भी कमाता है और अपने परिवार के साथ बड़े खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूँ मैं 3 अक्टूबर 2017 की। 3 अक्टूबर 2017 की भैरव के बेटे अभय कुमार का जन्मदिन होता है। भैरव अपने बेटे के जन्मदिन मनाने के लिए अपने माता पिता को भी बोकारो से अपने घर बुला लेता है, साथ ही साथ अपने आस पड़ोस लोगों को भी दावत देता है और रात्रि के वक्त बड़े ज़ोर शोर से पार्टी चलती है। लोग भी पार्टी को फुल एंजॉय करते हैं। रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास जितने भी नाते रिश्तेदार आस पड़ोस के लोग होते हैं, खाना वाना खा करके वापस अपने घर चले जाते हैं। भैरव का भी पूरा परिवार रात्रि के लगभग 1 बजे के आसपास खाना वाना खा करके सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन 4 अक्टूबर 2017 को भैरव के पिता अशोक हर रोज़ की तरह सुबह के 7 बजे उठ जाते हैं। अशोक जब सुबह 7 बजे उठते हैं, देखते हैं कि उनके घर में पूरा सन्नाटा है, पूरा घर का सदस्य अभी तक सो रहा है। अशोक को लगता है कि रात्रि के वक्त काफ़ी थकावट होने की वजह से उसका पूरा परिवार नींद के आगोश में सोया हुआ है, इसीलिए वो किसी को नहीं जगाते हैं और फिर टहलने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। लगभग 1 घंटे तक बाहर में टहलते हैं और 8 बजे के आसपास वापस घर पे आते हैं। लेकिन अशोक जब वापस 1 घंटे के बाद 8 बजे के आसपास घर पे पहुंचते हैं तो उस वक्त भी घर पे बिल्कुल वही नज़ारा होता है। उस घर में बिल्कुल सन्नाटा था, घर का कोई भी सदस्य अभी तक नहीं जगा हुआ था। इस तरह का नज़ारा जब देखते हैं तो अशोक को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट होता है, इसलिए अपने बेटे भैरव को आवाज़ देते हैं। काफ़ी बार आवाज़ देते हैं लेकिन इसके बावजूद भी भैरव कोई जवाब नहीं देता है। इसीलिए अशोक भैरव के कमरे तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसके कमरे के दरवाजे का सिटकनी बाहर से लगा हुआ है। अशोक जब कमरे के दरवाजे का सिटकनी देखते हैं तो सोचने लगते हैं कि भैरव अपने परिवार को सुबह सुबह आखिरकार कहाँ लेके चला गया। अशोक जब कमरे का दरवाज़ा खोल करके अंदर एंट्री करते हैं, अंदर का जब नज़ारा देखते हैं, अचानक उनकी चीखें निकल जाती है। दरअसल कमरे के अंदर बेड पे भैरव की पत्नी अनुपमा और उसके दोनों बच्चे मृत अवस्था में पड़े हुए थे। जब इस तरह का नज़ारा देखते हैं, ज़ोर से जब चीखते हैं, उनकी आवाज़ें सुन करके उनकी पत्नी सावित्री भी जग जाती है। सावित्री जब कमरे में जाती है और अपनी बहू और अपने पोतों को जब इस हालत में देखती है, अपने सर को पीट पीट करके ज़ोर ज़ोर से रोना धोना शुरू करती है। आखिरकार जब घर के अंदर से ज़ोर ज़ोर से चीखने और रोने धोने की आवाज़ें जब आती है, आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और फिर देखते ही देखते वहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग जमा हो जाते हैं। तभी उन्हीं में से एक व्यक्ति नज़दीकी पुलिस थाने में खबर दे देता है। पुलिस को जैसी सूचना मिलती है, अपनी टीम के साथ भैरव के घर पे पहुँचती है और सबसे पहले भैरव के पिता अशोक से पूछताछ करती है। अशोक पूरी कहानी पुलिस वालों से बताता है। पुलिस जब कमरे के अंदर जाती है, डेड बॉडी को जब चेक करती है तो पता चलता है कि अनुपमा के गले में एक पतले चीज़ को लपेट करके इतने ज़ोर से खींचा गया है कि अनुपमा की दम घुटने की वजह से मौत हो चुकी थी और उसके दोनों बच्चों के गले पे किसी तेज़ धार हथियार को चलाया गया था। दरअसल अनुपमा के सिरहाने में ही ग्लास के नीचे एक लेटर भी मिलता है। पुलिस जब उस लेटर को पढ़ती है तो उस लेटर में लिखने वाला व्यक्ति अपना नाम नहीं लिखा हुआ था। लिखने वाला व्यक्ति उसमें लिखा था कि राजेंद्र, मैं तुम्हारे बेटे भैरव को हम अपने साथ लेके जा रहे हैं
भैरव ने हमें 1 लाख रुपया दे दिया है, बाकी का 2 लाख रुपया तुम्हें देना है। और अगर 2 लाख रुपया तुमने नहीं दिया तो भैरव का भी हाल वही होगा जो तुम्हारी बहू और तुम्हारे पोतों का हाल किया है। पुलिस जब लेटर को पढ़ती है तो लेटर पढ़ के साफ समझ जाती है कि भैरव की अपहरण हो चुकी है। पुलिस जब कमरे की तलाशी लेती है तो उसके कमरे के अलमारी के सारा सामान इधर उधर बिखरा था। पुलिस समझ जाती है कि शायद इस घर में लूटपाट किया गया है और उसके बाद से भैरव की अपहरण कर ली गई है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले तीनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस केस की छानबीन करने के लिए भैरव के नंबर पर फ़ोन करती है, लेकिन भैरव का नंबर स्विच ऑफ बताता है। पुलिस इंतजार करने लगती है कि आखिरकार बदमाश पैसे वसूली करने के लिए राजेंद्र के नंबर पर फ़ोन तो ज़रूर करेंगे, लेकिन देखते ही देखते लगभग 2 दिन का समय गुजर जाता है। लेकिन इन 2 दिनों में कोई भी व्यक्ति अशोक के नंबर पर ना तो फ़ोन करता है और ना ही भैरव के बारे में पूछताछ करता है। तभी 2 दिन के बाद अनुपमा के पिता राजेंद्र राय पुलिस थाने पहुंच जाते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, मेरी बच्ची और पोतों की हत्या बदमाशों ने नहीं किया है, बल्कि भैरव के पूरे परिवार ने मिल करके किया है। पुलिस जब राजेंद्र से पूछताछ करती है कि आखिरकार वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, तो राजेंद्र कहते हैं कि साहब, भैरव आए दिन हर रोज़ छोटी मोटी बातों को लेकर मेरी बच्ची के साथ में मार पिटाई करता था। राजेंद्र जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस को भी उसके बातों पे यकीन नहीं होती है कि भैरव मात्र इतनी सी छोटी सी बात को लेकर अपनी ही पत्नी और अपने ही बच्चों की हत्या नहीं कर सकता है। पुलिस अपने तरीके से तमाम कोशिश करती है। लगभग 9 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी भैरव का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। तब कहीं जा कर के पुलिस को कहीं ना कहीं भैरव के ऊपर ही शक चला जाता है और आखिरकार 10वें दिन 14 अक्टूबर 2017 को एक खबरी पुलिस थाने पहुंचता है और पुलिस वालों को खबर देता है और कहता है कि साहब, भैरव बोकारो के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है। दरअसल भैरव ने आत्महत्या करने की कोशिश किया है। पुलिस को जैसी ही सूचना मिलती है, पुलिस बिना वक्त गंवाए ही अपनी टीम को लेकर बोकारो के लिए रवाना हो जाती है और उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जिस हॉस्पिटल में भैरव एडमिट था। पुलिस जब हॉस्पिटल में पहुंचती है, डॉक्टर से जब बात करती है तो डॉक्टर कहते हैं कि भैरव की स्थिति काफ़ी गंभीर है, भैरव की यहाँ से ले जाना खतरों से खाली नहीं है। आखिरकार पुलिस भी डॉक्टर की बात मान लेती है और वहीं पे भैरव का ट्रीटमेंट करवाने लगती है। लगभग 3 दिन का जब समय गुजर जाता है, आखिरकार 3 दिनों बाद भैरव थोड़ा सा रिकवर होता है और 3 दिनों के बाद डॉक्टर भैरव को डिस्चार्ज कर देते हैं। डॉक्टर जैसे ही भैरव को डिस्चार्ज करते हैं, पुलिस भैरव को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर भैरव से उसकी पत्नी और उसके बच्चे की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। भैरव भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और कहता है कि साहब, मेरी पत्नी और बच्चों की हत्या बदमाशों ने नहीं बल्कि मैंने ही किया है। भैरव जब अपनी पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। भैरव बताता है कि वो बोकारो के पुडरू गांव का रहने वाला है। भैरव अपने माता पिता का इकलौता संतान है। भैरव के माता पिता उसकी शादी साल 2013 में अनुपमा से कर देते हैं। अनुपमा से शादी कर भैरव जब अपने घर पे लेकर आता है, अपनी पत्नी के साथ अपने घर पे ही लगभग 2 साल का समय गुजारता है। इन 2 सालों में भैरव के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन साल 2015 में भैरव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में धनबाद के न्यू कॉलोनी में आ जाता है और यहीं पे एक किराए का कमरा लेकर रहने लगता है। लेकिन साल 2016 में भैरव का एक चचेरा भाई है विवेक, जिसकी उम्र है लगभग 38 साल के आसपास। विवेक की पत्नी का नाम पूजा, जिसकी उम्र है लगभग 34 साल के आसपास, जो बोकारो में ही रहते हैं। विवेक की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, उसको कैंसर हो जाता है। विवेक की माली हालत भी कुछ ठीक नहीं होती है, इसीलिए भैरव ही विवेक की ट्रीटमेंट कराता है। भैरव विवेक की तबीयत में जितने भी पैसे खर्च होता है, सारे पैसों का खर्च उठाता है। डॉक्टर विवेक की ट्रीटमेंट तो करते हैं, डॉक्टर अपनी तमाम कोशिश कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विवेक की मौत हो जाती है। उसकी भाभी पूजा जब रोती है, उसको रोते हुए देख करके भैरव को भी बर्दाश्त नहीं होता है। इसीलिए अपने भाभी से कहता है कि भाभी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जब तक जिंदा हूँ आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। उसके बाद से भैरव धनबाद तो चला आता है, लेकिन अक्सर अपनी भाभी के नंबर पर फ़ोन करता है और उससे उसका हाल चाल लेते रहता है। अक्सर जब उससे बातचीत करना शुरू करता है, बातचीत करते करते आखिरकार पूजा और भैरव के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। जब दोनों के बीच में लव अफेयर शुरू होता है, उसके बाद से भैरव मौका निकाल करके बोकारो में जाता है, अपनी भाभी पूजा से मुलाकात करता है, थोड़े वक्त उसके साथ में भी समय गुजारता है। लेकिन जैसे ही उसके साथ में लव अफेयर शुरू होता है, भैरव जब भी नौकरी करके अपने घर पे आता है, अक्सर अपने घर पे घंटों देर तक पूजा से बातचीत करता है। पूजा के प्यार में कुछ इस तरीके से दीवाना हो जाता है कि भैरव जब भी ड्यूटी से अपने घर आता है, ना तो अपने बच्चों का हालचाल पूछता है और ना ही अपनी बीवी का हालचाल पूछता है।
घंटों देर तक जब बातचीत करना शुरू करता है तो कहीं ना कहीं भैरव की पत्नी अनुपमा को भी शक हो जाता है और ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और आखिरकार एक दिन अनुपमा को सारी सच्चाई मालूम चल जाता है। अनुपमा को जैसी सारी सच्चाई मालूम चलता है तुरंत ही अपने पति के साथ में झगड़े तकरार करना शुरू करती है। तब जाकर के भैरव को कहीं ना कहीं अपने गलती का एहसास होता है और अपने पत्नी से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन इसके बावजूद भी अनुपमा अपने पति की एक बात नहीं मानती है और अपने बच्चों को लेकर अपने मायके अपने पिता के पास चली जाती है। और जब अपने पिता के पास जाती है तो ये सारी सच्चाई अपने पिता राजेंद्र से बताती है। जब सारी सच्चाई बताती है तो राजेंद्र कहता है कि तुम्हारे पति ने वाकई में गलती किया है, लेकिन तुमने भी जो किया है वो ठीक नहीं है। तुम अगर अपने पति को इस तरीके से छोड़कर यहाँ आ जाओगी तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा पति सही हो जाएगा? तुम्हें तुरंत ही अपने पति के पास जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अनुपमा अपने पिता की एक बात नहीं मानती है। उसके पिता अनुपमा को काफ़ी समझाते हुए कहते हैं कि तुम अपने बच्चों को लेकर अपने पति के पास जाओ, मैं भैरव से बात करूंगा। और फिर राजेंद्र अपने दामाद भैरव के नंबर पे फ़ोन करते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। राजेंद्र जब अपने दामाद के नंबर पे फ़ोन करते हैं और जब उससे पूछताछ करते हैं तो इसे सुन करके भैरव के भी शर्म के मारे सर झुक जाता है और अपने ससुर से कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने अपनी पत्नी से माफ़ी भी मांग लिया है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसी गलती दोबारा मुझसे कभी नहीं होगी। तब जाकर के अनुपमा कहीं अपने बच्चों को लेकर वापस अपने पति के पास आ जाती है। उसके बाद से भैरव अनुपमा से बातचीत करना बंद कर देता है। बातचीत जब बंद कर देता है तब भैरव को एहसास होता है कि वो पूजा के बगैर रह ही नहीं सकता है। पूजा से जब बात नहीं कर पाता है, पूजा से मिलने के लिए वो बेचैन हो उठता है। देखते ही देखते जब कुछ दिन का समय गुजर जाता है, भैरव को भी जब लगता है कि उसकी पत्नी का उस पर भरोसा हो चुका है, भैरव फिर से पूजा से बातचीत करना शुरू करता है। दरअसल पूजा की भी वही हालत थी, पूजा भी भैरव के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती थी। फिर जब दोबारा बातचीत करना शुरू करता है, अपनी पत्नी से छुप छुपा कर और पूजा से बातचीत करता है, लेकिन इसके बावजूद भी अनुपमा के अपने पति के ऊपर शक चला जाता है। इसीलिए सच्चाई जानने के लिए अनुपमा अपने एक ममेरे भाई को काम पर लगा देती है। ममेरा भाई भी सारे सबूत ला करके अनुपमा को दे देता है। अनुपमा को जैसे ही मालूम चलता है कि उसके पति का फिर से पूजा के साथ में लव अफेयर शुरू हो चुका है, फिर से उसे बातचीत करना शुरू कर दिया है, अनुपमा फिर से अपने पति के साथ में लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देती है। अब इसी बात से लेकर के आए दिन हर रोज़ अनुपमा और उसके पति के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है। अनुपमा अपने पति के ऊपर काफ़ी दबाव देती है कि वो पूजा से बात ना करे, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। दरअसल भैरव पूजा के बगैर रह ही नहीं सकता था। इसी बात से लेकर के अब आए दिन अनुपमा और उसके पति भैरव के बीच में हर छोटी मोटी बातों को लेकर के झगड़े तकरार शुरू होता है। जब भी झगड़े तकरार शुरू होता है, गुस्से में आकर भैरव अपनी पत्नी की पिटाई भी कर देता है। इस तरीके से जब झगड़े तकरार शुरू होता है, इन सारी चीज़ों से भैरव इस तरीके से तंग आ जाता है कि अपनी पत्नी के साथ साथ अपने बच्चों से भी नफरत करने लगता है और फिर पूजा को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए अपनी ही पत्नी और अपने बच्चों को इस दुनिया से हटाने का एक षड्यंत्र बना देता है। लेकिन जब ये षड्यंत्र बनाता है तो अपनी मासूका पूजा से भी बता देता है। पूजा से जब सारी ये षड्यंत्र के बारे में बताता है तो पूजा भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर भैरव अपने काम को अंजाम देने के लिए एक मौके का इंतजार करने लगता है। 3 अक्टूबर 2017 को भैरव के बेटे का जन्मदिन होता है। इस जन्मदिन पे भैरव अपने माता पिता को घर पे बुलाता है, साथ ही साथ अपने आस पड़ोस के लोगों को भी दावत देता है और साथ ही साथ पूजा को भी इनवाइट करता है। लेकिन पूजा जब भैरव के घर पे पहुंचती है और उसको जब भैरव की पत्नी अनुपमा देखती है, एकदम से गुस्से के मारे भड़क जाती है, लेकिन चाह कर भी पूजा से झगड़े तकरार नहीं करती है, क्योंकि अनुपमा को मालूम था कि अगर झगड़े तकरार करेगी तो इस बात की जानकारी वहाँ पे आए तमाम मेहमानों को मालूम चल जाएगा। इसीलिए अनुपमा अपने गुस्से को किसी भी तरीके से निगल जाती है। रात्रि के वक्त बड़े धूमधाम से पार्टी मनाया जाता है। सारे नाते रिश्तेदार लगभग रात्रि के 11 बजे के आसपास खाना वाना खाकर वापस अपने घर चले जाते हैं। पूजा भी खाना वाना खा करके चली जाती है। 1 बजे के आसपास भैरव का पूरा परिवार खाना वाना खा करके सो जाता है। पूरा परिवार तो सो जाता है, लेकिन भैरव के आंखों में नींद नहीं आती है, क्योंकि उसके दिमाग में शैतान घुस चुका था। दरअसल पार्टी के वक्त भी पूजा कई बार भैरव को इन्फॉर्म कर चुकी थी कि ये मौका अपने हाथ से मत जाने देना। रात्रि के 3 बजे के आसपास भैरव के पत्नी अनुपमा और उसके दोनों बच्चे उसी के कमरे के बेड पे काफ़ी गहरी नींद में सोए हुए थे। 3 बजे के आसपास भैरव उठता है और अपने माता पिता के कमरे के दरवाजे का कुंडी बाहर से लगा देता है और अपने कमरे में धीरे धीरे घुसता है और अपने जूते से फीते को बाहर निकालता है और उसी फीते से अपनी पत्नी अनुपमा के गले में लगाकर तब तक जोर से खींचता है जब तक उसकी सांसें न रुक जाती है।
और फिर किचन में जा कर के एक तेज़ धार हथियार लाता है और अपने दोनों बच्चों के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से उसके दोनों बच्चों की भी घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। और फिर अपने षड्यंत्र के तहत ही उस लेटर को अनुपमा के सिरहाने ही गिलास के नीचे दबा के रख देता है ताकि आसानी से किसी को भी मिल जाए, और अपने कमरे के अलमारी के सारे सामान को इधर उधर बिखेर देता है। और फिर रात्रि के 4 बजे के आसपास अपने घर से बाहर निकलता है, कमरे के दरवाजे का कुंडी बाहर से लगा देता है और अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके सीधे धनबाद पहुंच जाता है और धनबाद रेलवे स्टेशन पहुंच करके रांची होते हुए मुंबई चला जाता है। मुंबई में कुछ दिन का समय गुजारता है। मुंबई में जब पहुंचता है उसका मन नहीं लगता है, काफ़ी बेचैन हो उठता है। जैसे तैसे कुछ दिन का समय गुजारता है, फिर मुंबई से बिहार की राजधानी पटना पहुंच जाता है। पटना में जब पहुंचता है उसके सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। पटना से फिर बोकारो पहुंचता है और बोकारो में जब उसके पास पैसे नहीं होता है तो अपने ही मोबाइल को एक दुकान में बेच देता है। तब तक भैरव को एहसास हो चुका था कि उसने बहुत गलत कदम उठा लिया है। उसकी इस गलती की वजह से उसका पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। इसीलिए भैरव भी अपने आप को ख़त्म करने के लिए आत्महत्या करने की कोशिश करता है। दरअसल उसी बोकारो के मार्केट से कुछ नशीली दवाइयाँ खरीदता है और बोकारो अपने पैतृक घर पे जाता है। घर पे पहुंचने के बाद उस नशीली दवाइयों को खा लेता है, लेकिन खाने के तुरंत बाद ही उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है। इसीलिए उसके माता पिता नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। डॉक्टर अभी उसका ट्रीटमेंट कर ही रहे थे, तभी इस बात की सूचना एक खबरी पुलिस थाने में दे देता है। वाकई में भैरव जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो भैरव के ही तहरीर पर पुलिस तुरंत ही भैरव की मासूका पूजा को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। पुलिस जब पूजा से पूछताछ करती है तो पूजा भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। फिलहाल पुलिस ने भैरव और पूजा दोनों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।